हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज है आपकी 8 अगस्त और आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट डे। और आज हम लोग समझेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और क्या बैकग्राउंड था इसके पीछे, क्यों स्टार्ट हुआ, इसको समझेंगे। और याद रखिएगा इस साल यानी 2022 में हम लोग आपके 80 ईयर्स सेलिब्रेट करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को समझते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इसको समझने से पहले हमें क्रिप्स मिशन को समझना पड़ेगा। देखिए क्रिप्स मिशन क्या था, 1942 में आया। ठीक है, और इसमें था क्या वैसे, देखिए क्रिप्स मिशन क्या था कि जो आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था 1939 से 45 के टाइम पीरियड में, इसमें क्या था, जो ब्रिटेन था उसका स्थिति सही नहीं था, उसका कंडीशन सही नहीं था, वो कहीं ना कहीं वार में हार रहा था, तो उसको और सोल्जर की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो उसने क्या किया, एक क्रिप्स मिशन सेंड किया। उस टाइम थे चर्चिल जी थे आपके वहाँ के पीएम, तो उन्होंने क्या किया, एक आपके प्रस्तावना भेज दिया इंडिया के पास कि जाओ और इंडिया से फुल सपोर्ट लेकर आओ आर्मी को लेकर। तो क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पे, और क्रिप्स मिशन में साफ साफ रहता है कि हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या कीजिए, कॉपरेट कीजिए। तो आप कॉपरेट कैसे कीजिएगा, मतलब सोल्जर की रिक्वायरमेंट, इंडिया से क्या जाए, सोल्जर जाए, इंडिया भी क्या करे, फुल सपोर्ट करे। तो यहाँ पे आता है। और उसमें देखिए क्रिप्स मिशन में ऐसी बात नहीं है कि हम आपसे कुछ ले रहे हैं तो आपको दे भी रहे हैं, तो उसमें कुछ लालच भी था। कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा दिया जाएगा अगर आप, इंडिया हमको सपोर्ट करता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तो कुछ एसोसिएशन बनाने की और फ्रीडम दी जाएगी, डोमिनियन स्टेटस, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें आपको प्रॉफिट दिया जा रहा था। मतलब जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, वो कह रहे थे कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको कुछ और आपके देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ उतना क्रिप्स मिशन को कवर करने वाले नहीं है, बस बैकग्राउंड समझने वाले। ठीक है, तो महात्मा गांधी के पास आता है, तो महात्मा गांधी ने साफ साफ उसे डिनाई कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको फुल सपोर्ट नहीं देंगे, हम क्रिप्स मिशन को साफ साफ वहाँ पे उन्होंने डिनाई कर दिया, यानी वहाँ पे क्रिप्स मिशन क्या हुआ, फेल हो गया। देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं वहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपके, हाँ इसको देख लीजिएगा, सीनियर मिनिस्टर कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो लीड कर रहे थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर वांटेड फुल पार्टिसिपेशन, जो मैंने आपको बताया कि उनको फुल पार्टिसिपेशन चाहिए था। यहाँ पे मैंने पॉइंट में क्लियर कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर क्या था सेकेंड में, उन्हें कॉपरेशन चाहिए था, कहाँ, इंडिया से। तो गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है आपके, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया था, पहले भी हमें क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने सपोर्ट किया था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जालियांवाला बाग, आपके ट्रॉलेट एक्ट, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो यहाँ गांधी जी साफ साफ आपके डिनाई कर दें कि नहीं आप लोग तो भाई ट्रस्ट सिर्फ है ही नहीं, तुम लोग के पास तो ट्रस्ट सिर्फ है ही नहीं, जो बोलते हो वो करते ही नहीं हो। तो यहाँ पे गांधी जी ने इसको साफ साफ कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, इसका कभी समय नहीं आता आपके। और इसमें नेहरू जी ने एक और ऐड किया, आपके बैंकक्रप्ट बैंक, मतलब ऐसा बैंक जिसका दिवालिया निकल चुका है, वो हमें प्रॉमिस कर रहा है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी था जिन्होंने उस टाइम एक टिप्पणी टाइप की आपके गांधी जी और नेहरू जी ने कह दिया कि पोस्ट डेटेड चेक है और दूसरा बैंकक्रप्ट बैंक है। ठीक है, तो साफ साफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया आपके क्रिप्स मिशन के प्रपोजल पे। तो यहाँ क्रिप्स मिशन क्या होता है, फेलियर हो जाता है। अब कहानी स्टार्ट होता है आपके क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। पहला आपके इंडिया अगस्त मूवमेंट जो कहा जाता है, अगस्त मूवमेंट। सेकंड आपके अगस्त क्रांति भी, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। एंड थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन नाम है, चार नाम हो जाएगा, ये चार नाम है, चार नामों से आपके क्विट इंडिया मूवमेंट को जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, जब इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो देखिए महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी आदमी थे। उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ समझ लिया था कि ब्रिटिशर हैं, अंग्रेज हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं एक तरह से आपके वीक हैं, अभी कमज़ोर हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, एक ऐसा आंदोलन, एक रैपिड आंदोलन जिस पे क्या हो, आपके ब्रिटिशर को झुकना पड़े, क्योंकि अभी ब्रिटिशर का क्या है, आपके वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिजी है। और हमें क्या करना चाहिए, अभी एक आपके आंदोलन छेड़ना चाहिए रैपिड तौर पे, मास तौर पे, जिससे कि क्या हो, आपके ब्रिटिशर को हम और घुटने तले ला सकें। तो महात्मा गांधी यहाँ पे ये देख चुके थे कि ये सही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा हमें मारने का सही समय आ चुका है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, आपके एक मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए, यानी हमें अभी क्या होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए और क्या करना चाहिए, आंदोलन छेड़ना चाहिए। तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सोच लिया था कि हमें अभी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो नेहरू जी थे वो एग्री नहीं थे, कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, अंग्रेज गुस्सा हो जाएंगे, कहीं हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके तर्क दे रहे थे, लेकिन गांधी जी साफ साफ स्ट्रांगली एग्री थे, नहीं सही समय है, आपके
सही समय है एक तरह से एग्री करने के लिए। देखिए जो ब्रिटिशर थे ना, एक तरह से डर बहुत फैला कर रखे हुए थे। डर, जो डर होता है ना, हिटलर ने भी इतना डर फैला के रखा था। वो कहता था कि इतना डरा दीजिए, इतना डरा दीजिए अपने जनता को कि वो जीना, किसी को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो अपने जीने को ना अपनी आज़ादी समझे। तो ब्रिटिशर, देखिए ब्रिटिशर का भी क्या पॉलिसी था, सिंपल पॉलिसी था। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया था, अंडमान और काला पानी का जो सज़ा था आपके अंडमान एंड निकोबार, ये सब चीज़ में दूर दूर रखा था आपके, कि अगर आप कुछ कीजिएगा तो आपको काला पानी का सज़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें में वो बना के रखा था कि हम इतना लोग को डरा के रख दें, अगर एक भी चिंगारी उठता है, आप अगर थोड़ा सा भी रेवोल्यूशन करोगे तो हम आपको काला पानी भेज देंगे। क्या जरूरी है उसको काला पानी, उसको आप यहाँ नॉर्मल जेल में भी तो रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे है कि डर बनाए रखना, लोगों के अंदर डर बनाए रखना कि आप भूलिए नहीं, अगर आप एक भी कुछ कीजिएगा तो हम आपको वहाँ भेज देंगे, हम आपको ये ऐसी सज़ा देंगे। तो ये डर था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे लोगों के अंदर भी डर रहता था कि नहीं अभी सही समय नहीं, अंग्रेज गुस्सा, क्योंकि देखिए आप अगर बिजी हैं वहाँ पे, पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिजी, अगर थोड़ा सा भी इधर हम लोग रेवोल्यूशन करते हैं तो अंग्रेज क्या करेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, सबको अंदर कर देंगे, किसी को यहाँ सबको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये एक तो डर था ही आपके साफ साफ लोगों के अंदर। लेकिन गांधी जी साफ साफ सोच लिए थे कि हमें सही समय है, अभी हमें क्या करना चाहिए, मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, आपके एक तरह से यहाँ पे नेहरू जी तो एग्री नहीं कर रहे थे, बाद में प्रस्तावना किया कांग्रेस कमेटी में, तो मैक्सिमम जितने भी थे लोग वो कहीं ना कहीं नेहरू जी को सपोर्ट कर ही रहे थे आपके। लेकिन महात्मा गांधी ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं इतना हिम्मत रखता हूँ कि भारत माता की आपकी जो मिट्टी है उससे मैं अपना एक नया संघ बना लूँगा। तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इसके बाद सब जितने भी तो कांग्रेस को गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। कि देखिए गांधी जी एक मास लीडर थे ना, ये देखिए क्रांतिकारी नहीं थे लेकिन एक मास लीडर थे आपके। ये भीड़ को इकट्ठा करना इनके पास जो हुनर था, मतलब एक अजब पर्सनालिटी उस टाइम के दौरान, मतलब समझ सकते हैं जहाँ कम्युनिकेशन बहुत कम है आपके, लिमिटेड है, उस टाइम इन्होंने ऐसा अपना पर्सनालिटी बना के रखा था, ऐसा भीड़ इकट्ठा कर सकते थे, ऐसा पर्सनालिटी था। तो यहाँ पे क्या उन्होंने लॉन्च कर दिया 8 अगस्त को 1942 को क्या किया, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को इनिशिएट कर दिया, लॉन्च कर दिया। और सब कोई क्या हुए, ग्वालियर टैंक एक मैदान है बॉम्बे में आपके, अभी प्रेजेंट कहाँ है, क्रांति मैदान इन मुंबई, ठीक है। यहाँ पे सबको यह आता है, स्पीच देता है। और महात्मा गांधी भी यहाँ क्या कहते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं। सोचिए महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा डू और डाई। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि सही समय है, अभी करो या मरो। उन्होंने यहाँ पे नारा दिया, कहा कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। उन्होंने, आप अगर आपको समय मिले तो उनका स्पीच सुनिएगा, उनके लाइन को पढ़िएगा, और वहाँ साफ साफ बोलते हैं कि मैं एक मंत्र देना चाहता हूँ, आप सभी इसे अपना हृदय में बसा लें और इसे याद कर लें कि अब समय क्या है हमारे, डू और डाई का, करो या मरो का। आपके अगर हमें आज़ादी चाहिए तो डू और डाई, करो या मरो। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक मंत्र दे दिया डू और डाई को लेकर, सभी लोग आए कि इसे अपने हृदय में बसा लीजिए, और इसी एक तरह से हमें मंत्र पे चलना। सही में ये मंत्र काम भी आया आपके। और ये थे कहाँ है, प्रेजेंट क्रांति मैदान इन मुंबई। देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिशर तो शांत बैठेंगे नहीं, उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन जीरो लॉन्च कर दिया आपके। और रात में ही एक तरह से कहा जाता है, रात में क्या किया, आपके जितने भी पॉपुलर लीडर थे आपके, उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया। जितने पॉपुलर लीडर्स थे सबको क्या किया, ऑपरेशन जीरो के थ्रू सबको अरेस्ट कर लिया। मतलब जितने भी लीडर्स थे, यहाँ तक महात्मा गांधी आपके, राजेंद्र प्रसाद, जेपी राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ, बांकीपुर जो जेल है पटना, वहाँ में आपके इनको अरेस्ट कर दिया। जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया आपके। महात्मा गांधी थे, उनको आगा खान पैलेस में अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन और वहीं पे स्टार्ट होता है आपके ऑन अगस्त 1942, एक इंसिडेंट है पटना में हुआ था आपके ये। तो इसमें क्या होता है, ऑन अगस्त 11 1942 में पटना सेक्रेटेरिएट में आपके कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद, जेपी, मतलब आप देखिए ऐसे जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पे आपके। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मूवमेंट आपके फेज वाइज फेज बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे उस समय क्या हुआ, ऑन अगस्त 11 1942 में पटना सेक्रेटेरिएट में आपके जो ब्रिटिशर का झंडा लगा था, उसे यहाँ पे, यहाँ के जो 7 स्टूडेंट थे वो वहाँ पे गए, जो झंडा था उसको तोड़ दिए, और जो इंडियन फ्लैग था उसको वहाँ पे लहरा दिया उन्होंने।
तो वहाँ के डीएम अयाज जो थे आपके, उन्होंने क्या किया, 13 से 14 बुलेट को फायर किया और जो हमारे 7 स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे शहीद हो गए एक तरह से। और इसी इंसिडेंट को सेक्रेटेरिएट शूट आउट भी कहा जाता है। अगर आप जाओगे पटना में तो वहाँ पे 3-4 खूब एक बना भी हुआ है, स्टैचू भी एक तरह से बना हुआ है आपके फ्लैग ले जाते हुए, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जीरो के थ्रू सबको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं ऑन अगस्त 11, 1942 के क्या हुआ दौरान आपके पटना सेक्रेटेरिएट में ये इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हर एक मूवमेंट क्या होता है, फेज वाइज फेज होता है। ठीक है, फेज वाइज फेज समझ लेंगे कितना फेज गया क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर। यहाँ आते हैं सबसे पहले पॉपुलर लीडर्स पे, याद रखिए। देखिए पॉपुलर लीडर्स क्या थे, अरुणा आसिफ अली जो थी ये क्या थी, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो आपके फ्लैग है, आपके जो ग्वालियर मैदान है, उन्होंने उसमें क्या किया है, फ्लैग को लहराया। ठीक है, बॉम्बे में। तो अब क्या हुआ आपके, हाँ यहाँ था सेकंड हमारे राम मनोहर लोहिया जो थे, ये भी एक थे उसमें लगे हुए। उषा मेहता, देखिए उषा मेहता क्या हुआ, जब रातों रात क्या कर लिया गया, एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया, तो दूसरा दिन तो कोई लीडर ही नहीं था एक तरह से, साफ कोई भी लीडर नहीं था एक तरह से। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, रेडियो पे अनाउंस कर दे कि आप लोगों को क्या करना है, मूवमेंट बंद नहीं रखना है, जितने भी लीडर है सबको अरेस्ट कर लिया गया है एक तरह से, आप लोग जितना हो सके मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। तो लोगों को पता चलता है और इससे क्या करते हैं और लोग भी रोड पे उतरते हैं, यहाँ तक वुमेन्स भी आ जाती हैं आपके रोड पे। और ये मूवमेंट एक तरह से बहुत ही मतलब जोरदार तरीके से एक तरह से आपके स्प्रेड होता है। और जेपी जी थे आपके, सुचिता कृपलानी भी जी थी, बहुत लीडर्स थे ऐसे आपके, मैंने 2-4 यहाँ 5-6 नाम आपको दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और थे मदन मोहन मालवीय जी। देखिए क्या था, ये कोई तो लीडर था नहीं, इस मूवमेंट का कोई लीडर ही नहीं था क्योंकि सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पे क्या थे, मदन मोहन मालवीय जी एक तरह से गुप्त रूप से सेक्रेटरी क्या था आपके लीड कर रहे थे एक तरह से मूवमेंट को, और इनको महामना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी इस मूवमेंट को एक तरह से ये गुप्त रूप से लीड कर रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब समझते हैं फेज वाइज फेज इस मूवमेंट का। कोई भी मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कुछ फेज वाइज फेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपके आता है। ठीक है, देखिए इस मूवमेंट में क्या हुआ, फेज फर्स्ट में क्या हुआ, मार्च बाई मास बाइकॉट और स्ट्राइक्स एंड पिकेटिंग। इसमें क्या हुआ, सिंपल देखिए, फेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि जितना हो सके हम लोग बाइकआउट कर रहे थे चीज़ों को लेकर, मतलब हर चीज़ें बंद करो, जहाँ इंडियन काम कर रहे हैं आप वहाँ से, लॉयर्स थे आपके, जितने स्कूल टीचर्स थे सब बाहर आ रहे थे, एक तरह से आपके बॉयकॉट कर रहे थे कि जितना भी है अंग्रेजों का हम लोग सिस्टम को बॉयकॉट करें, आप रोड पर उतरिए। तो यहाँ पर बॉयकॉट हो रहा था, स्ट्राइक आ रहे थे लोग, एक तरह से धरना पे आ रहे थे। तो ये सब, पिकेटिंग मतलब होता है धरना। ठीक है, पिकेटिंग मतलब और धरना होता है। फिर स्ट्राइक एंड डिमॉन्स्ट्रेशन वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑल अक्रॉस कंट्री, जितने भी कंट्री में थे लगभग स्ट्राइक हो रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, पूरी एक तरह से एक जगह नहीं, अलग अलग भागों में। मैंने जैसे पटना का बताया आपको, यहाँ हुआ। तो कहने का मतलब उस टाइम क्या होता, हर एक जगह पे क्या हो रहा था, आपके डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक सब ऑर्गेनाइज हो रहा था पूरे अक्रॉस कंट्री में। अब फिर क्या था, देखिए इसी टाइम फेज 1 में क्या किया गया, अरेस्टेड कर लिया गया सबको। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को वहाँ आगा खान पैलेस में रखा गया पुणे में। ठीक है, इसमें मेजर लीडर्स यानी जितने भी मेजर लीडर्स थे आपके सरदार पटेल थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लीडर्स थे सबको क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था आपके। तभी इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं था, लेकिन गुप्त रूप से कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी इसको लीड कर रहे थे। फेज 2 में आते हैं, फेज 1 में हमने कंप्लीट कर लिया। फेज 2 में देखिए क्या था, फोकस शिफ्टेड टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेज साइड अब जा रहा था चीज़ों को लेकर, मतलब अब चीज़ें क्या आ रही थी, कंट्री साइड यानी विलेज के साइड में आपके चीज़ों को जा रही थी। पीजेंट्स रिविलियन हो रहा था आपके, यानी किसान विद्रोह हो रहा था धीरे धीरे। अब किसान भी क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। फिर आगे क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या लोग कर दे रहे थे, आपके जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके, एक तरह से उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जैसे होता ही है कोई भी आंदोलन, कोई भी जिससे मास जो होता नहीं है आपके, एक तरह से रेवोल्यूशन उसमें होता ही। जैसे यहाँ आपके एक तरह से हमारे अग्निवीर को लेकर हुआ था, तो उसमें रेलवे को भी डिस्टर्ब किया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आपके चीज़ों को लेकर। लेकिन उस टाइम सही था क्योंकि रेलवे था आपके ब्रिटिशर का, रेलवे को डिस्टर्ब, उसके ट्रैक्स को हटा दिए जा रहे थे, स्टेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा था पूरी तौर पर से कि कम्युनिकेशन क्या हो, जाम हो जाए एक तरह से। तो उस टाइम क्या था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा बर्बाद किया जा रहा था। आपके फेज 2 में अटैक ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल ऑथोरिटी, यानी देखिए जितने भी थे गवर्नमेंट के सिस्टम पे, आपके जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ पे लोग जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, पूरा इकट्ठा कर लिया जा रहा है। जहाँ पे सेक्रेटेरिएट हो रहे थे वहाँ पे लोगों का भीड़ जम जा रहा था। फिर जितने भी कॉलोनियल आपके जिस तरह फ्लैग था, यहाँ पे फ्लैग क्या हुआ, पटना में मैंने बताया कि फ्लैग को हटाया गया, इंडियन फ्लैग लगाया गया। उसी तरह जितने भी सिंबल्स थे उसको हटाया जा रहा था, तूरा जा रहा था पूरी तौर पर से। तो ये क्या था, फेज 2 में था। ठीक है, आपके फेज 3 में क्या था, फॉर्मेशन
ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। देखिए फेज 3 में कहीं ना कहीं देखिए इतना कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं जगह से आपके जो होगा आपके गवर्नमेंट वीक हो जाएगी, वहाँ का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा ब्रिटिशर का। तो देखिए क्या हुआ इसमें, बलिया जो है यूपी में है आपके, यहाँ पे क्या हुआ, एक चीतू पांडे हैं, चीतू पांडे जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का, ठीक है। वहाँ पे कह दिया कि हमने अपना स्वतंत्र सरकार बना लिए हैं एक तरह से। तो हो सकता है अंग्रेज को वहाँ से पीट पाट के हटा दिए होंगे सब। अब फिर एक सतारा डिस्ट्रिक्ट है आपके मुंबई में, यहाँ पे नाना पाटिल है, नाना पाटिल क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिश कर लिया पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चल रहा है ब्रिटिशर का, लेकिन हम अपना भी गवर्नमेंट चलाएंगे। इतना कहते नहीं है कि वो व्यक्ति इतना हो गया है कि वो पैरेलल सरकार चला रहा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास ऑथोरिटी यानी सैनिक हो गया होगा, अच्छा खासा लोग जम उसके साथ हो गए हैं, तो वो पैरेलल गवर्नमेंट चला सकता है। तो यहाँ पे क्या होता, बलिया में चीतू पांडे जो थे अनाउंस कर दिए इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का, और सतारा में क्या थे, नाना पाटिल जो थे, मुंबई में है सतारा, ठीक है, सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है याद रखिएगा आपके, नाना पाटिल एस्टेब्लिश कर दिए एक पैरेलल गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई फेज वाइज। अब देखिए कंक्लूड करते हैं चीज़ों को हम लोग। देखिए चर्चिल जो थे कहाँ थे, पीएम थे आपके एक तरह से ब्रिटेन के, और वहाँ पे देखिए क्या था, ऐसी बात नहीं थी कि कोई भी जंग होता है तो लोग हैप्पी नहीं होते हैं। तो वहाँ के भी जो लोग थे ब्रिटिशर के, ब्रिटेन के लोग, वो हैप्पी नहीं थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वार में, एक तो आप वार में एंगेज हैं, मान लीजिए वहाँ से जो लोग हैं एक तरह से गवर्नर हो या डीएम हो, सब आके इंडिया में कहीं ना कहीं वर्क दे रहा है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मान लीजिए बहुत लोग मरे भी एक तरह से। तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो हैप्पी नहीं थे कहीं ना कहीं। मान लीजिए वहाँ का कोई परिवार यहाँ जॉब कर रहा है, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो लोग हैप्पी नहीं थे कि एक तो वार में हम लोग बिजी हैं एक तरह से आप, और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, जितना हो सके हमारे लोग मर रहे हैं। तो चर्चिल से ये लोग हैप्पी नहीं थे कहीं ना कहीं। और यहीं पे एक एटली थे आपके, क्लेमेंट एटली जी थे ऑपोजिशन में एक तरह से। आपको शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं। एटली जो थे, एटली जी, और इनका कहना था कि ये अपने साफ मैनिफेस्टो जो था इलेक्शन में उन्होंने रख दिया था कि हम आएंगे सरकार में तो जितने भी कॉलोनी बनाए गए उसको हम लोग हटा देंगे एक तरह से, उसको इंडिपेंडेंट कर देंगे। देखिए कॉलोनी बनता है तो उसमें ऐसी बात नहीं, कॉलोनी बनता है तो आपको ध्यान देना पड़ता है एक तरह से, उसका हर चीज़ मेंटेन करना, एवरीथिंग देखना, तो उसमें पैसा भी लगता है। तो यहाँ पे एटली जी ने कहा कि हम सबको इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसका मतलब हम अपने कंट्री पर ध्यान देंगे अच्छे से। और इन्होंने कहा कि हम क्या कर देंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे 1948 में, लेकिन उससे पहले ही हो गया एक तरह से। उन्होंने कैबिनेट मिशन को सेंड किया बाद में आपके, जिसमें कैबिनेट मिशन में कहा गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आप बना लीजिए और इंटरिम में गवर्नमेंट बना लीजिए, हम आपको इसी तरह नहीं छोड़ेंगे। देखिए कहीं का भी होना चाहिए आपके। देखिए जब तख्ता पलट होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का, तो ऐसे ही होना चाहिए एक सिस्टमेटिक रूप से, इस तरह नहीं कि जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, जॉन बाइडेन आए और कहें कि जितने भी हमारे सैनिक है चलो, तो यही होगा, तालिबान आएगा आपके। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक सुचारू रूप से होता है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन वो बाद में आता है यहाँ पे 1946 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसमें पहले 389 मेंबर्स थे, बाद में जाके आफ्टर पार्टीशन जब आपके 299 हो गया, तो इसमें कहा गया भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट आपका अब बनना चाहिए। तो ये हुआ ही, और ये था आपके पूरा, मैंने यहाँ नोट पे लिखा है आपके, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस टाइम के, और हिंदू महासभा, ये क्या कर रहे थे आपके, डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ वो लोग क्या कर रहे थे आपके, क्विट इंडिया मूवमेंट में वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कौन कौन? तो मुस्लिम लीग आपके, सीपीआई आपके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा, ये क्या कर रहे थे आपके, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और जितने भी लोग हैं आपके तो फ्रेंड सर्कल में उन्हें भेजिए, बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट ये था, ऐसे ही स्टार्ट हुआ, ऐसे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।